देर से न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, वही पर्यावरण। पर्यावरण से पूछे जाने वाले सवाल सभी के सभी वो सवाल जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। लगभग 450 प्लस क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में एक डंका बजा देंगे। सभी भाई और बहनों को, सभी गृहिणियों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं पर्यावरण का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूं, सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में फंसने वाले हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक पोस्ट के लिए जो कि एनवीएस नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, वेरियस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पेपर में फंसने वाले सवाल आपके लिए लाया हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि जीके का जो पोर्शन है, क्या जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, जनरल साइंस का जो पोर्शन है, वहां पर इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर पोस्ट के लिए ये एक रामबाण साबित होने वाला है। हर पोस्ट के लिए कॉमन टॉपिक है जो कि जीके जीएस का है, जिसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट की सभी पोस्ट के लिए तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बनाकर आपकी तैयारी को एक 4 चांद लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूं जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं? फर्स्ट 40 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? तो ए फिटिंग का है। किसका है? ए फिटिंग ने कहा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? व्हाट अ अमेजिंग क्वेश्चन। पर्यावरणीय निश्चयवाद, निश्चयवाद, निश्चयवाद बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं, यही पूछा जाएगा क्योंकि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर हैं। कौन है? कार्ल रिटर, जो कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में को किस का अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 24 अक्टूबर, कितने? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन की स्थापना होती है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि दूसरी बार चुने गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये सवाल है तो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा सतत विकास का। क्या? सतत विकास का, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये सवाल बार बार प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, यहां भी आपसे टकराएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। बार बार रिपीट क्वेश्चन को करने का मतलब आपको याद कराना है, यहीं पर सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतरगत क्षेत्र होना चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसका 33%, यानी कि पूरा भारत आपने देखा होगा, भारत का चित्र आपने देखा होगा, मेरे से तो यहाँ बना ही नहीं। तो पूरे भारत का जो चित्र है, इस भारत के चित्र के अनुसार कम से कम 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, तभी आपका पर्यावरण संतुलन रहेगा। दोस्तों बात करें तो
जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है भारत में, कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और भारतीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम तापमान आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसका कारण क्या है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई पेड़ है, मेरे से तो बनाएगा नहीं, कोशिश कर लेता हूं भैया। तो देखिए, मान लीजिए यही कोई पेड़ है, तो पेड़ में ये होती हैं नीचे जड़ें। क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। क्लियर है? अब ये आपकी धरती हो गई, धरती माता। अब पेड़ की जड़ें सूर्य से क्या करता है? प्रकाश अवशोषित करता है। कितना प्रकाश अवशोषित करता है? लगभग 1 से 5% भाग ही सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती हैं उनका 1 से 5% भाग ही पेड़ की पत्तियां जो है वो अवशोषित कर पाती हैं। बाकी सब तो रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाता है। यानी कि 5% भाग तक पेड़ जो ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बात आई कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? देखिए, नीचे से जाता है धरती के अंदर से पानी। अब जो पानी जाता है वो जाता है नलियों के द्वारा। पेड़ के अंदर जो तने में नलियां होती हैं, पत्तियों में नलियां होती हैं, उनके द्वारा जाते हैं। जड़े में नलियां होती हैं। इन नलियों को ही हम क्या कह देते हैं भैया? जाइलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। तो जाइलम के कारण पेड़ के अंदर क्या होता है? पानी चढ़ता है। ठीक। अब किसके कारण चढ़ता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये चढ़ता है केशिकात्व के कारण। किसके कारण? केशिकात्व के कारण, केश नलियों के कारण पानी पेड़ के अंदर जड़ों के द्वारा जाइलम के थ्रू केशिकात्व के कारण चढ़ता जाता है। अब अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर होगा तो पानी क्या होगा? बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? बर्फ। और बर्फ बन जाएगा तो ये पानी चढ़ नहीं पाएगा। चढ़ेगा नहीं तो पेड़ को पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो सीधी सीधी बात है कि पेड़ का मुरझाना तय है। तो न्यूनतम तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान के संस्थान कहां पर स्थित है? अरे वाह जी वाह, इतना अच्छा पढ़ाया, पहले ही बताया, मैंने तो तुमको पहले ही समझाया। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 2 मिनट पहले ही बताया, देहरादून के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, क्या पूछ ले? वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भैया कहां टिक लगाओगे? भोपाल के अंदर। अब पर्यावरणीय शिक्षा कहां दी जाती है? भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र क्या है? तो यह भी पूछ सकता है अब, यानी कि ये अहमदाबाद में है। कहां पर है मेरे लाडले? अहमदाबाद में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रोपण प्रक्रिया है। देखिए, एक होता है शब्द रोपण। रोपण का मतलब होता है लगाना। क्या होता है? रोपण। और एक शब्द होता है इसका उन्मूलन, विपरीत। अब हिंदी में विलोम शब्द में पूछ सकता है। तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंक देना, रोपण का मतलब होता है लगा देना। तो वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? ज्यादा पेड़ लगाना। क्या हो जाएगा? ज्यादा पेड़ लगाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित जो वन है, कौन सा? आरक्षित वन है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र होता है। बात करें भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश, आपका मामा की नगरी मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? अरे वाह, क्या सवाल है, हरा सोना। अब यही अगर आपसे पूछ ले तो आपसे पूछ सकता है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो गोल्डन फाइबर भी पूछ सकता है, हरा सोना भी पूछ सकता है। तो गोल्डन फाइबर तो कहते हैं भैया रेशम को। क्या कैसे? रेशम को। क्लियर है? क्लियर है? हरा सोना किसको कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है वन को। किसको कहा जाता है? वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है?
भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक कौन है? अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में समझिए, मजा तभी आएगा। देखिए अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो क्लास मिल पाएगी, तभी तो वीडियो मिल पाएंगी। अब देखिए भारत में अधिकांश वन संपदा के मालिक, अब इस बात को समझिए। देखिए वन किसके अंदर आता है, पर्यावरण किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा, या फिर आपका समवर्ती सूची में आएगा? तो भारत के अंदर पर्यावरण को किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती। यानी कि राज्य और संघ, सेंटर और स्टेट दोनों जिम्मेदार होंगे किसके लिए? पर्यावरण के लिए। अधिकांश बात की है तो ये राज्य की बात चला जाएगा। क्लियर है? वन संपदा का मालिक कौन होगा? अधिकांशतः कौन होगा? राज्य, यानी कि स्टेट होंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव, अब देखिए जिसका महोत्सव वो चीज लगनी चाहिए। मेन तो बात ये है ना कि जिसका महोत्सव वही चीज होनी चाहिए। तो वन महोत्सव है तो भैया पेड़ लगाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? प्रश्न बड़ा धमाकेदार है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो यह पहाड़ों की ढलानों पर, जो पहाड़ों की ढलान होती हैं उन पर सोपान कृषि लगाई जाती है, क्योंकि यही इनके लिए बेस्ट जगह होती है। क्यों? क्योंकि देखिए एक से एक तो अपर्दन रुक जाता है। अपर्दन, ये जो कृषि है अपर्दन को रोक देती है, मतलब मिट्टी के गिरने को रोक देती है। अपर्दन का मतलब मिट्टी का गिरना, मिट्टी का बह जाना, उसको रोकती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? मिट्टी के अपर्दन को रोकी तो पहाड़ों की जो ढलानें होंगी वो रुकी रहेंगी एक तरीके से। तो कृषि सोपान कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो ये वाला सवाल तो भाई पूछा ही जाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है तो बहु अनुशासनिक प्रकृति है पर्यावरण की। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। देखिए शब्द है पर्यावरण, शब्द है पर्यावरण, इसका मतलब होता है परिधन आवरण। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण, पर का मतलब होता है आसपास, पर का मतलब क्या होता है? आसपास, और आवरण का मतलब होता है घेरा, तो आसपास का घेरा। तो हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। बात तो समझ में आई होगी संधि विच्छेद से। अगला सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। वैश्विक पर्यावरण के लिए, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वन। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। देखिए पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कहा है निकोलस साहब ने। किसने कहा है? निकोलस साहब ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? ये कहा है सीसी पार्क ने। किसने कहा है? सीसी पार्क ने कहा है कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी विश्व पर्यावरण जागरूकता की? सभी लोग कमेंट में तो जवाब देंगे ही देंगे। आप लोग कितने होशियार हैं ये तो पता चल ही जाएगा। क्लियर? तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हैवेट ने। किसने? विलियम हैवेट ने। पर्यावरण का जैविक कार्य
जैविक कारक है। देखिए दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होता है जैविक कारक और एक होता है अजैविक कारक। तो जैविक कारक में वनस्पति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? सूर्य पादपों में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो आतपोदित द्वित कहा जाता है। बड़ा अजीब सा नाम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। जो अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र होते हैं उनमें भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? सदा हरित वन होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, वहाँ पर सदा हरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन कैसे मिलते हैं? तो घास वन मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है, क्या कहलाता है? कौन सा है? वायुमंडल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कती है, तूफान आंधियां आती हैं, ये सभी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती हैं? तो ये सभी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो सबसे निचला स्तर होता है क्षोभ मंडल, इससे ऊपर होता है समताप मंडल, जिसके अंदर क्या है? वायुयान उड़ते हैं। आपने सुना होगा वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसमें टेम्परेचर भी लगभग समान होता है और इसी में आपकी जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हैलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं? मृदा परिवर्धन को कहते हैं। चलिए आप लोग एक सवाल बताइए, ये है अपना यूपी और ये है अपना यूके, यानी कि उत्तराखंड और यूपी कब एक दूसरे से अलग हुए थे? चलिए जवाब लगाइए, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मृदा जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा जनन कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है? बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, किसका होता है? तो ऊपरी स्तर में अधिकतम तापमान होता है। देखिए अभी सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कब अलग हुए थे? तो सन 2000 में ये दोनों अलग हो गए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणपर्णी वन क्षेत्र की विशेषता है? द्रोणपर्णी, देखिए एक तो आपने सोचा होगा घटपर्णी पौधा, ये तो आपने सुना ही होगा भैया घटपर्णी। द्रोणपर्णी आया है तो घटपर्णी की बात कर लेते हैं, जिसका दूसरा नाम है नेपेंथेसिस। क्या होता है? नेपेंथेसिस। दूसरी बात यह है कि ये जो नेपेंथेसिस है, घटपर्णी पौधा है, ये क्या करता है? ये सबसे बड़ी बात मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं, मेघालय में पाया जाता है। ये घटपर्णी पौधा क्या होता है? एक तरीके से डब्बे टाइप के फूल बनाता है, जिससे क्या है? सुगंध निकलती है, और सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है। इस सुगंध या खुशबू के कारण जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक हुआ, कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको ये खा जाता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो खा जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को? तो वो होता है नेपेंथेसिस, यानी कि घटपर्णी पौधा। मेघालय के अंदर पाया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रश्न था द्रोणपर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। तो द्रोणपर्णी वन क्षेत्र जो होते हैं शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम होते हैं। कैसे होते हैं? शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं? वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं?
सवाल क्या है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होने वाले कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। और जब ह्यूमस बन ही जाता है यानी कि बिल्कुल अपघटन की स्थिति आ जाती है तो इनका अपघटन हो जाता है और ये जो कवक और शैवाल होते हैं ये इनको खा जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्रिया अपघटन की हो जाती है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। बड़ा जबरदस्त सवाल है। बालू और मृतिका का जो आदर्श अनुपात है उपजाऊ लोम मृदा में, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है तो आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? और एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? चलिए तीनों के तीनों सवालों का भी उत्तर दे ही दीजिएगा। उपजाऊ लोम मृदा बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात 50-50% होता है, यानी कि 50% उपजाऊ लोम मृदा में 50% बालू होगी और 50% मृतिका होगी। अब प्रश्न था उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो कौन है? क्रोच है। कौन है? क्रोच, जिसको हम ऐसे भी पूछ सकता है सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। क्या है साथियों? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका वही हॉकी है। क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है तो इसका सही जवाब है दोस्तों एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? तो ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र कहलाता है। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में होता है। परितंत्र में होता है। चलिए एक सवाल बताइए, भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में। परतंत्र में होता है ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि इसमें होती है। परतंत्र में क्या होता है? ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 10% नियम देने वाला वैज्ञानिक है। अरे कौन नहीं जानता इनको? अरे बबुआ कौन ना जाने, ऐसे प्रश्न जरूर पेपर में आवे। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? छोरा बता इस सवाल का उत्तर। देखिए इसका सही जवाब है लिंडेमान। इसमें बताया गया है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बताया गया है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो 10% होता है। क्या होता है? प्रत्येक चक्र में हर बार तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये किसने दिया था? वैज्ञानिक लिंडेमान ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। बड़ा जवाब सवाल बहुत अच्छा टाइप का पूछा गया है। देखिए आपसे पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? डीपीटी का टीका ये लगाया जाता है डिप्थीरिया के कारण। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न था आपका, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधताएं होंगी खाद्य श्रृंखलाएं उतनी ही होंगी, अधिक लंबी होंगी। तो जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्रश्न जो पेपर में आए, टपक जाएं, वो प्रश्न कराने चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए आपने पढ़ा होगा चंद्रप्रभा। क्या पढ़ा होगा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका सवाल था पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी पारतंत्र में होते हैं, किसी पारतंत्र में होते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है,
तो आपसे संयंत्र भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ ले दुर्गापुर कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। आपसे पूछ ले विश्वेश्वरैया स्टील कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और आपसे राउरकेला के बारे में अगर पूछ लेता है, राउरकेला के बारे में, तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी प्रश्न आपसे संयंत्रों से पूछ सकता है। किसी पारतंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं स्टोन कैंसर। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। और आपसे पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और जो आपसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पूछ ले, तो ये निमोनिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न था जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार उत्तर देंगे? चलिए ये बताइएगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति ये किसके लिए आई थी? ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके लिए आई थी? तो इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये आई थी चाय के उत्पादन के लिए। किसके लिए? चाय उत्पादन के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति आई थी। नेक्स्ट, इसका सही जवाब है दोस्तों जैव समुदाय। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव समुदाय। चलिए आज पार्ट 3 को भी निपटा देते हैं, इसी वीडियो में टपका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना आलस्य किस काम का? सभी भाइयों और बहनों मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर आप मुफ्त की क्लास पाओ, कक्षाएं पाओ और इन सभी की पीडीएफ भी आपको प्राप्त कर दी जाएगी। सवाल है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम ये सबसे पहले स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर शुरुआत हुई थी। इसकी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और इसको लाने वाले कौन थे? भारत के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे दुर्गा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनों के महत्व का कारण है, वनों के महत्व का कारण है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक पृथ्वी के अपमार्जक है। क्या है? जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से टकराया, फिर पेपर में आया। चलिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल, इतना जबरदस्त सवाल पेपर में बहुत बार बार रिपीटेशन से होता है। देखिए बात करें चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? एक तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस देश का सबसे अधिक सांद्रण है? किस देश का नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिए। किस गैस का हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए एक सवाल बताइए छोटा सा, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है?
रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा के दिन। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन मनाया जाता है। प्रश्न था, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नाइट्रोजन, जो कि 78.03% पर्यावरण के अंदर पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है साथियों, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। बड़ा जबरदस्त सवाल, अच्छा सवाल, पेपर में आने वाला सवाल, एक नंबर पक्का करने वाला सवाल। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण, इतना जबरदस्त सवाल जो कि हर पेपर में टकराता है, पर्यावरण से आता है। पर्यावरण नहीं तो साइंस इसको पूछ ही लेता है। तो डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो यह ध्वनि को मापने की इकाई है। और ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में। और ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि है, ध्वनि का मापन डेसिबल में, तो प्रदूषण कब मानेंगे? प्रदूषण कब मानेंगे कि भाई प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण हम कब मानते हैं? जब 65 डेसिबल से, कितनी 65 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है तो हम उसे प्रदूषण मानते हैं। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत 60 डेसिबल तक चलती है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल तक, और 60 से यानी 65 से ऊपर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जवाब दीजिए, सभी लोग देंगे। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? सभी लोग जवाब देंगे बड़े शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से। देखिए, अभी मैंने आपको 78.03 बताया था, उसको 03 ना करके 09 कर लीजिएगा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता 78.09% होती है। कितने? 78.09% इसमें नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। यह प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो परावैंगनी किरणें होती हैं, आपको पता है कि वो ओजोन किरण उनको रोक, ओजोन परत उनको रोक लेती है, लेकिन सबसे जो परावैंगनी किरण है उनके भी टाइप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? तो उनके अंदर खतरनाक होती है यूवीसी जो किरण होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और ये त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों ये वाला। तो क्वेश्चन है अब, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? अभी अभी बताया था चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था, तो उत्तराखंड के अंदर हुआ था। एक प्रश्न और पूछा था मैंने, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो सन 2000 में अलग हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था अभी, ठीक। तो चिपको आंदोलन को बल दिया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसको ने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये होता है उभय दिशीय। क्या होता है? उभय दिशीय होता है। अभी मैंने ऊर्जा प्रवाह की बात की तो लिंडेमान का नियम था जिसमें बताया गया था ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। और ऊर्जा प्रत्येक बार में 10% ऊर्जा इसमें स्थानांतरित होती है, प्रत्येक बार में, ठीक। 90% ऊर्जा का ह्रास इसमें हो जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका, डचिंगम नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। इसको बोलते हैं दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? अपनी वही नगरी, भारत का स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है तो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1994 1996 में यह आदेश दिया
कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र में विकसित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा स्थित है कहाँ पर स्थित है। शांत है तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ साइलेंट, क्या बोल सकता हूँ, साइलेंट। और घाटी को बोल सकता हूँ वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है साथियों, आप सभी के दिमाग में आ गया होगा आंसर, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। एक होती है सिलिकन वैली, क्या होती है, सिलिकन वैली। तो सिलिकन वैली कौन सी है, इसको बोलते हैं बेंगलुरु को। लेकिन जब साइलेंट वैली की बात आती है तो इसमें हमारा आंसर चले जाता है केरल के साथ। तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय संस्थापक हैं, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। यह बड़ा तगड़ा सवाल पूछ लिया है, विश्नोई संप्रदाय, कौन सा सवाल है, विश्नोई संप्रदाय। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। विश्नोई संप्रदाय से कौन संबंधित है, तो विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था गुरु जम्बेश्वर ने। किसने, गुरु जम्बेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। बड़ा तगड़ा सवाल है, जबरदस्त सा सवाल है, लेकिन आसान सवाल है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो 19.47% भूमि पर वन है। बात करें भारत की, तो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, 19.47%, 19.4% भूमि पर वन है। लेकिन वन कितना होना चाहिए, तो उसका जो मानक आधार है वो 33% का रखा गया है। लेकिन वनों की संख्या भारत में अभी भी कम है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है, तो इसका सही जवाब है ओजोन स्तर। क्या है, ओजोन लेयर, जो कि सूर्य की हानिकारक किरण, कौन सी किरण, परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण में भी सबसे खतरनाक किरण कौन सी है, तो यूवीसी जो रे है वो आपकी सबसे खतरनाक किरणों में से एक है। बात करें ओजोन परत किस क्षेत्र में किस मंडल में पाई जाती है, तो यह दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले वाला मंडल क्या कहलाता है, तो समताप मंडल के निचले वाला मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है। यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सबसे निचला स्तर होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद ओजोन मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, और फिर अंत में आता है सबसे ऊपर जो कि बाह्य मंडल की श्रेणी आती है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करें ओजोन मंडल की, तो ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। क्या लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कब लाया गया, 2005 में लाया गया। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, 2005 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। प्रश्न बना होगा क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1987 में लाया गया था। क्लियर है, बहुत सारे सवाल बता दिए एक सवाल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, लगाइए जवाब, लगाइए अंदाज और दे दीजिए जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब होगा तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण होता है वो तालाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अधिकतर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसका जवाब आप लोग सभी लोग दे देंगे। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, तो ये तो हर व्यक्ति बता सकता है, स्थल मंडल में लगाया जाता है। अब आप क्षोभ मंडल में लगाने के लिए पेड़ पौधों को तो जाओगे नहीं, यानी कि वायुमंडल में लगाने के लिए जाओगे नहीं, लगाओगे तो बेटा धरती माता पर ही, यानी कि स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सवाल है बहुत ही जबरदस्त वाला, आसान वाला, लेकिन पेपर में 1 नंबर देने वाला। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। सवाल ये पूछा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए हवा में उपस्थित सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78.09% जो गैस पाई जाती है उसका नाम है आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है। तो उसके दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन गैस, जो कि आपकी कितनी पाई जाती है, 21% आपकी वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के करीब लगभग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। प्रश्न पूछ सकता है, आसान सा सवाल है, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। इतना जबरदस्त सवाल कभी मैंने तो देखा नहीं, इतना जबरदस्त सवाल जो कि आपके पेपर में आपको 1 नंबर दे जाए,
बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल, आसान सवाल, और कहते हैं ना कि वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा में फंस जाए वही तो यहाँ से आएगा। हम वही पढ़ाते हैं, हम वही सटीक पढ़ाते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जिसे कहते हैं उसे मध्यमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यमंडल, मध्यमंडल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी साथियों को, सभी गृहिणियों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल क्या था? मध्यमंडल। तो सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल होती है। अब आपसे प्रश्न एक और पूछ सकता है, ऐसी कौन सी परत है, ऐसी कौन सी परत है जो हमको उल्का पिंडों से बचाती है? क्या पूछा? उल्का पिंडों से बचाती है। तो इसका सही जवाब है मध्यमंडल। ये ऐसा मंडल है जो कि हमें उल्का पिंडों से भी बचाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? प्रश्न आया है तो इसकी हड्डियों को तोड़ना मेरा धर्म है। अगर मैं हड्डियों को तोड़ दूंगा तो आप पेपर की हड्डियों को तोड़ दोगे। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो सबसे ज्यादा परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाती तो क्या हो जाता? त्वचा कैंसर हो सकता था। क्या त्वचा कैंसर की घटनाएं सबसे ज्यादा हो सकती थी? परावैंगनी किरणों में सबसे ज्यादा घातक जो किरणें मानी जाती हैं उनको हम यूवीसी किरणों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूवीसी किरणों के नाम से जानते हैं। अब बात आई है ओजोन परत की। ओजोन परत कहां पर स्थित है? ओजोन परत की। तो ओजोन परत कहां पर स्थित है? ये स्थित है समताप मंडल में। समताप मंडल में स्थित है। तो भैया प्रश्न पूछ सकता है समताप मंडल में क्या उड़ता है? तो भैया हमें पता है वायुयान हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। कहां पर उड़ते हैं? वायुमंडल में ही समताप मंडल उड़ते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भैया मुझे तो जाना है समताप मंडल में, तो मुझे क्या करना होगा? तो अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर थूक दे बेटा, तेरे ही ऊपर थूक गिरेगा। मतलब समझे नहीं, माफ कीजिएगा, मजाक कर रहा था। तो समताप मंडल जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने? लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगर अपने सर के ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो समताप मंडल आपको मिल जाएगा। और इसकी जो सीमा है वो किससे मिलती है? इसकी सीमा आपकी किससे मिलती है? आयन मंडल से मिलती है। किससे मिलती है? आयन मंडल, यानी कि आयन मंडल से मिलती है। ओजोन का सबसे अधिक संकेंद्रण इसी में स्थित होता है। किसमें? ओजोन का। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक, इसमें धूल के कण और जलवाष्प की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। मतलब जो धूल के कण है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है धूल कण और जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? समताप मंडल में ही होती है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछा तो ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत की मोटाई, ओह माय गॉड, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। किस में मापी जाती है साथियों? डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। एक सवाल और मैंने बताया 50 सवाल। तोड़ी ना हड्डी। बात समझ में आई होगी। जो क्लास ले रहा होगा उसको पता चल गया होगा। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी गृहिणियों को, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि सवाल कितना जबरदस्त है। प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अरे मैं तो इस सवाल की हड्डियां आज से लगभग 200 साल पहले, यानी कि कुछ समय पहले ही इसी वीडियो में तोड़ चुका हूं। पर्यावरण का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो इसका संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। क्या होता है भैया? परिधन आवरण। पर का मतलब होता है आसपास। क्या होता है? आसपास। और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो आसपास का घेरा क्या कहलाएगा? पर्यावरण। आसपास का जो घेरा होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि चीजें जो हमें घेरती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। कितना जबरदस्त सवाल पेपर में पूछा गया। प्रश्न पूछा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वारे वह सवाल, वारे वाह मेरे प्रश्न पूछा गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपसे किससे पूछा गया? ओजोन दिवस से पूछा गया। तो विश्व जो आपका 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब इतनी सारी चीजें आपसे पूछ ली, ओजोन दिवस पूछ लिया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अरे अभी अभी तो बताया था, बता मेरे लाल। 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछेगा, जवाब आपको देने होंगे, तो
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना था? हैली नेशनल पार्क। अरे सुनती हो क्या हैली? अरे हैली नेशनल पार्क। अरे सुनती हो क्या हैली? हैली नेशनल पार्क, हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान है? इसका पूर्व नाम है तो ये कहते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न आपसे पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, तो आपने जवाब दे दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बोलोगे सर मेरा मन नहीं भरा, इससे रिलेटेड 2-3 चीज बता ही दीजिए। भारत का सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, सबसे पुराना, पहली बात। दूसरी बात, ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ था? अभी अभी सबसे वर्तमान में, यानी कि सन 2000 में जो राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बोलोगे कि सर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब की बार पूछा तो नेक्स्ट बार कुछ और पूछ सकता है। तो मैंने बोला कि भैया राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। मैंने बोला राजाजी नेशनल पार्क पढ़ लिया तो भैया नंदा देवी को तो कैसे छोड़ सकते हो? किसको? नंदा देवी को। तो नंदा देवी, राजाजी, जिम कॉर्बेट, तीनों के तीनों कहां पर स्थित हैं? तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। और जो नंदा देवी है किसके लिए फेमस है? नंदा देवी आपका फेमस है किसके लिए? फूलों के लिए। तो फूलों की घाटी भी किसको कहा जाता है? अरे इस वीडियो में भी फूल देखे, क्या चमचमाते फूल हैं। तो फूलों के लिए जाना जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है फ्रेंड्स? और अभी अभी मैंने बताया था चिपको आंदोलन किस राज्य में चला था? चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में। कौन इसके प्रणेता माने जाते हैं एक तरीके से? तो ये माने जाते हैं चिपको आंदोलन के, जो मैंने आपको सही जवाब बताया था वो बताया था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या बताया था? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? अरे मेरे सुंदर। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है चिपको आंदोलन कब किया गया? तो 1973 में चिपको आंदोलन किया गया था। इसके प्रणेता कौन है? प्रणेता पूछ लेता है तो चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। सहायक में जो नाम आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। दो नाम और आते हैं, कॉमरेड गोविंद और गौरा देवी। एक बार प्रश्न पूछा गया है तो चिपको आंदोलन से संबंधित है तो विकल्प में आपसे गौरा देवी आंसर था, सुंदरलाल बहुगुणा उसमें आंसर नहीं था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं, क्लियर है? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए चिपको आंदोलन को। चिपको आंदोलन, तो जो चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता तो कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। इसमें सहायक कौन थे? तो सहायक थे इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा और कॉमरेड संगमा, सॉरी माफ कीजिए, कॉमरेड संगमा नहीं है, कॉमरेड गोविंद है। कौन है? कॉमरेड गोविंद और गौरा देवी। कौन है? गौरा देवी। ये 3 लोग इसमें सहायक थे चिपको आंदोलन में। 1973 की बात है, 1973 में उत्तराखंड के अंदर ये चिपको आंदोलन आपका हुआ था। अब वर्तमान में ये उत्तराखंड में किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था चमोली जिले में। कहां पर हुआ था? चमोली जिले में हुआ था। और चमोली जिले में भी गोपेश्वर गांव था। चलिए गांव का नाम लिख लीजिए, गोपेश्वर गांव था, ठीक। और एक और नाम है रेडी गांव, मतलब जो दोनों गांव आस पास के ही है। तो यहाँ की ये बात है, क्लियर है? और इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित एक पुरस्कार है जिसका नाम है सम्यक जीविका पुरस्कार। क्या है? सम्यक जीविका पुरस्कार। तो ये भी इसके लिए फेमस है, क्लियर है? और जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनसे रिलेटेड एक बात और पूछी जाती है सुंदरलाल बहुगुणा से। तो मतलब इन्होंने एक आंदोलन किया था। किस आंदोलन के जनक है? तो टेहरी बांध आंदोलन के, टेहरी बांध आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। भाई प्रश्न 28 एक ही था। मैंने सवाल कितने बता दिया आपको? लगभग 30-35 क्वेश्चन आपके परफेक्ट कर दिए इस एक प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा जबरदस्त सा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अब मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, आंसर तो आपके सामने है ही। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किस संस्था, कौन सी संस्था है? तो इसका नाम है दोस्तों IUCN। क्या है? IUCN। ये सभी एंडेंजर्ड
इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंडेंजर्ड स्पाइसेस, सभी विलुप्त प्रजातियों के लिए एक रेड डाटा बुक को जारी करती है। क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। कौन? IUCN करती है। तो प्रश्न आपके सवाल में पूछा जाता है कि IUCN से संबंधित जब भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग कभी कभी इसको गलत भी कर देते हैं। तो गलत कभी भी नहीं करना है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी IUCN के बारे में। मन कर रहा है भाई IUCN को खत्म ही कर दें। IUCN की बात करते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य प्रकृति को बनाए रखना है। किसको? नेचर को बनाए रखने का कार्य किसका है? ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है, इसका कार्य है नेचर को बनाए रखना। ठीक है, पहला प्रश्न। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। क्लियर है? अब आपसे पूछ सकता है IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। चलिए आप लोग बताइएगा स्विट्जरलैंड में और किसका मुख्यालय है? बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1948 को, 1948 को फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस के अंदर 1948 को IUCN की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न पूछेगा IUCN क्या जारी करता है? IUCN क्या जारी करता है? तो IUCN क्या जारी करता है? आपका रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। इसमें क्या बताया जाता है? तो इसमें बताया जाता है कि कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं? तो इस अब कौन सी बताई है? तो इसने बताई थी, देखिए एग्जाम्पल के लिए डायनासोर ये बिल्कुल खतरे के स्तर पर थे, तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि ये भाई खतरे में है। क्लियर? अब इन्होंने किताब जारी करती है, ये IUCN किताब जारी करती है। तो इन्होंने जो 9 वर्गों में किताबों को जारी किया है। कितने वर्गों में? 9 वर्गों में। इसका पुराना नाम था IUPN। फुल फॉर्म देख लीजिए, IUPN। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। पहली वाली IUCN क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। अब IUPN पुराना नाम है इसका, प्रीवियस जो पुराना नाम है वो IUPN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसकी प्रत्येक जो बैठक होती है 4 साल बाद होती है, मतलब ये 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट को जारी करता है और 4 साल में इसकी बैठक होती है। बैठक क्या भारत में भी कभी इसकी हुई थी? तो 1969 1969 में इसकी बैठक भारत में भी हो चुकी है। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर स्थित, नई दिल्ली के अंदर हुई थी। क्लियर है? भारत में कौन कौन सी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं जो इसने बताई हैं? तो इसने बताई है गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ही क्या है? संकटग्रस्त है। और एक और बताया है जो है एशियाटिक लॉइन। क्या है? एशियाटिक लॉइन जो कि संकटग्रस्त है। क्लियर है? अब एक लास्ट सवाल और दे लीजिए। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1972 को, 1972 को 1972 में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन हुआ था। इतने सवाल बता दिए, खत्म कर दिया। यहाँ से आगे कुछ नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया फिर से, मेरी आंखें तरस गईं। सवाल रिपीट हो गया। चलिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? वाहे मेरे जवाब, वाहे मेरे सवाल। चलिए सवाल पूछा है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। तो देखिए मैं सवाल को तो बताऊंगा ही, लेकिन ओजोन परत से क्या संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको हो जाएगा याद। बस जिसने देखा वो अब की बार फतेह कर जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है क्या? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अभी मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 बताया था जो कि उसमें गड़बड़ थी, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में इसको पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वियना सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पारित किया गया था। और इसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। इसको आपको याद नहीं रखना है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाता है। ओजोन क्षरण, अब देखिए ओजोन का जो क्षरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो एक गैस होती है CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ओजोन क्षरण का मुख्य प्रमुख
और जो सटीक आंसर होगा कि जो क्षरण का कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके साथ एक और आंसर में आ जाती है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाती है? मिथाइल ब्रोमाइड। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो ये परावैंगनी किरणों को रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? वारे मेरे सवाल, इतना जबरदस्त सवाल आपने कैसे पूछ लिया? पेपर में टकराएगा इतना जबरदस्त सवाल। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। कौन है भैया? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है। प्रश्न आपसे एक और पूछ सकता है, इतना जबरदस्त सवाल। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है तो सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। कितना जबरदस्त सवाल है, इतने अच्छे अच्छे सवाल कहाँ से लाते हो भाई दीक्षित जी? अरे भैया पेपर में सीधा टपकेंगे। चले, सत्यार्थ प्रकाश लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लेखक। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। प्रश्न आपसे पूछा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वाह रे मेरे सवाल। उत्तर प्रदेश का आपसे पूछ सकता है तो आप क्या जवाब दोगे? कथक। क्या दोगे? कथक। लेकिन आपसे पूछ लिया बिहू, बिहू। और आपसे एक और पूछ सकता है, बिहू का एक छोटा भाई है यानी कि सत्रिया। ऐसे याद करने के लिए बोल देता हूँ। देखिए बिहू, सत्रिया, और चलिए एक और था वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका असम का। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है कौन सा? बिहू। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ना खांसो कि शर्म आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरी खाद से तात्पर्य है, चलिए ऑडिटर साहब थे थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ का मिलाना। मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ का मिलाना हरी खाद से तात्पर्य है। क्लियर है? ये सवाल तो आसान है, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ का मिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं, जो कांसा है ब्रॉन्ज दो धातुओं को मिश्रण है। अब कौन कौन का है? तो देखिए जो कांसा है वो आपका तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण है। क्या इसका? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? बड़ा जबरदस्त सवाल पूछ लिया। वर्ली एक पारंपरिक, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है ये सवाल, तो इसका सही जवाब है बस महाराष्ट्र। आप लोग आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? अरे मेरे जवाब, ये है आपका सवाल। कुड़ुक, अरे कुड़ुक 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 कहाँ की है? झारखंड। कहाँ की है? झारखंड। कहाँ की है? झारखंड। क्या? कुड़ुक। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल मेरा पसंदीदा सवालों में से एक सवाल, मैं चाह रहा था कब से कि ये सवाल क्यों नहीं आया, अब आया। क्या है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? सभी भाई और बहनों, गृहिणियों, सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप नहीं करोगे आपका घाटा, करोगे तो आपका फायदा। ठीक है? चलिए बाकी तो आपका इच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन दही निर्माण हेतु सूक्ष्म उत्तरदायी उत्तरदायी क्या है? सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। अब दही के अंदर जो कि दही की मात्रा को मापा जाता है तो कीड़ों को मापा जाता है तो लैक्टोमीटर के कारण। किसके कारण? लैक्टोमीटर के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ये सवाल पेपर में ना आए जब ईवीएस का पेपर आए, ऐसा हो ही ना सकता। इतना जबरदस्त सवाल है, बहुत ज्यादा जबरदस्त सवाल है। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो इसका सही जवाब है रीठा। रीठा। क्या है? रीठा। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो इसका सही जवाब है रीठा। कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? लगाइए जवाब, दीजिए अपना उत्तर। इतना जबरदस्त सवाल आपसे पूछा गया है, कायांतरित सेल का उदाहरण है तो सही जवाब हो जाएगा आपका संगमरमर। क्या हो जाएगा? संगमरमर। कायांतरित सेल, कौन सी सेल? कायांतरित सेल। क्या आंसर है? संगमरमर। चलिए
2 पार्ट आपको कर लिए, यानी कि मैंने आपको 80 क्वेश्चन आपको करा दिए। सोचिए 1 घंटे की वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई, 80 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और इनसे रिलेटेड 4-4, 5-5 हर सवाल से रिलेटेड करा चुका हूं। तो भाई 200 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा 1 घंटे में आप 200 प्लस क्वेश्चन पढ़ गए। अरे मजाक मजाक में, हंसी हंसी में, हलते डुलते घूमते फिरते आपने वीडियो को देख तो लिया, लेकिन 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पेपर की हड्डियों को तोड़ेंगे। चलिए अब तीसरा पार्ट भी देख ही लेते हैं। अब इसका क्या देखेंगे बाद में, आज ही खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं। अम्ल वर्षा का अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा का प्रभाव कहाँ देखने को मिल सकता है? तो देखिए एसिड रेन, किसकी बात आती है भैया? एसिड रेन की। तो एसिड रेन में सबसे ज़्यादा SO2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद आपका कार्बन जो होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो बृहद प्रदूषक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा कहाँ से? मोटर गाड़ियों के, वाहनों के साइलेंसर से फिर फिर करके निकलने वाली जो गैस होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो आप लोगों को आंसर लगा देना है आंख बंद करके, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर रासायनिक सूत्र में दिए तो SO2 आप उसका उत्तर छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है किसका? वायु प्रदूषण का। इतना जबरदस्त सवाल आपसे पूछ लिया तो क्या मुझे एक सवाल और बताने का मन कर रहा है? तो मन कर रहा है तो भैया अब बता दो, इतनी क्या बात है इसमें। चलिए तो आप लोग तो इसका जवाब दीजिए, आप लोग तो इसका जवाब दीजिए कि वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है। मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है। चलिए ना मिल लो, दिमाग में ना आ रहो, चलो कोई बात नहीं। चलो तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धुआं प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण किसका कारण है? धुएं का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये सवाल बड़ा जबरदस्त है भाई, ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दिल्ली के अंदर भारत का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, CNG का पूरा नाम क्या है? वाह भाई वाह, कितना ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया है। तो मैं एक और बताऊंगा आपको, LPG की फुल फॉर्म, LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि जो LPG आपके गैस सिलेंडरों में होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है? लिक्विड की फॉर्म में होती है, इसी वजह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और बात करें LPG की, तो इसमें गैस के सिलेंडर से जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है? तो वो आती है मिथाइल मरकैप्टाइन, इसके अंदर मिला दिया जाता है जो कि उसमें बदबू का कारण बनता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, प्रश्न आपसे पूछा गया था CNG की फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। अरे तुमने देखे नहीं सोलर लाइट, सोलर लाइट देखे होंगे ना, सौर पैनल तो देखे होंगे ना, वो आप क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं और किसमें? आपके घर में इन्वर्टर को चार्ज कर देते हैं, आपका पंखा चला देते हैं, आपकी लाइट जला देते हैं, यानी किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होंगे, कब तक रिपीट होंगे? जब तक याद नहीं होंगे। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है
वो आपका 78.09%, 78.09% क्या पाई जाती है आपकी हवा में? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि हवा में पाई जाती है। क्लियर है? ये प्रश्न आपसे पूछ ही सकता है। अब ये प्रश्न पूछे तो आपसे पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है, तो 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा तो एक और पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो लगभग 21%, लगभग आपका 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस आपकी यहां पर पाई जाती है। वैसे 21 नहीं होता, कंप्लीट इसको 20.9% बोलते हैं ऑक्सीजन को। अगर बात करें यहां पर एक और गैस पाई जाती है, जो कि आपकी आती है आर्गॉन गैस। कौन सी आती है? आर्गॉन गैस, जो कि आपकी 0.93% पाई जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज़्यादा होती है। कितनी ये होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज़्यादा होती है आर्गॉन गैस। और आर्गॉन क्या होती है? आपका एक अक्रिय गैस होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की बात करें तो इसमें आंसर आता है दोस्तों पौधे। पौधे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत मिलती है। सवाल रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे, और वायुमंडल से सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए, तो जो ओजोन परत मिलती है ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में मिलती है। अब आपको मैं वायुमंडल से रिलेटेड कुछ सवाल बता देता हूँ। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वायुमंडल से संबंधित। अभी मैंने आपको ओजोन मंडल बताया, मध्य मंडल बताया, बाह्य मंडल बताया, इस समताप मंडल बताया, क्षोभ मंडल के बारे में बताया, लेकिन क्या मैंने आपको वायुमंडल के बारे में कंप्लीट बताया? नहीं बताया। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, वायुमंडल गर्म होता है, किसके कारण होता है? पहला कारण सवाल यही होगा। वायुमंडल गर्म होता है तो ये पृथ्वी के विकिरण के द्वारा होता है, मतलब जो प्रकाश सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आता है उसका जो विकिरण होता है उसी के कारण यहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल आपका गर्म होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 97% जो भाग होता है, मतलब वायुमंडल का जो 97% भाग है वो आपका 29 किलोमीटर क्षेत्र में ही पाया जाता है। कितने? 29 किलोमीटर के क्षेत्र में ही आपका वायुमंडल का 97% भाग यहाँ पर पाया जाता है। बात करें तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी है? वायुमंडल। कौन सी है? वायुमंडल। तो उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1000 किलोमीटर है। उससे ऊपर आपका फिर आपका हाँ क्या आ जाता है? स्पेस आ जाता है, यानी कि अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। वायुमंडल के निचले भाग में क्या होंगी? भारी गैस होंगी, और ऊपरी भाग में क्या होंगी? हल्की गैस होंगी। ये भी आपसे मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि वायुमंडल है तो इसके निचले भाग में क्या होगी? हल्की भारी गैस होंगी, और ऊपरी भाग में क्या होंगी? हल्की गैस होंगी। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है वायुमंडल का 50% भाग। अब 50% भाग तो वायुमंडल का 5.6 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। 97% 29 किलोमीटर में, और 5.6 किलोमीटर में आपका 50% भाग वायुमंडल का आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन है उत्तरदायी? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस यही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है ये तो। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। देखिए, अगर हम मानचित्र के अंदर कृषि के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? कृषि के बारे में, सड़क के बारे में। किसके बारे में? सड़क के बारे में। इनके बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम कैसे मानचित्र का उपयोग करना चाहिए सबसे ज़्यादा अच्छा? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है थीमेटिक मानचित्र। क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र, जिसमें हम रेल, सड़क, कृषि इनके बारे में अगर पढ़ते हैं तो थीमेटिक मानचित्र सबसे बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर प्रश्न था मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक कौशल में शामिल है, तो स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो योग्यता होती है ये आपकी बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा यानी कि उल्का पिंड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उल्का पिंड से कौन सी परत बचाती है? उल्का पिंड से कौन सी परत बचाती है? तो आपका जवाब था उसमें मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। यानी कि मीजोस्फीयर हमें किससे बचाती है? मीजोस्फीयर हमें टूटता तारा या उल्का पिंडों से बचाती है। और मीजोस्फीयर के बारे में एक बात बताई थी, ये सबसे ठंडी परत है।
तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल ही होता है और उल्का पिंडों से बचाती है। और उल्काब जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं करते ही आग पकड़ लेता है, तो इस टाइप का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। चलिए कितना जबरदस्त सवाल पूछ रखा है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, तो महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में धूम्र पाया जाता है। लंदन में धूम्र पाया जाता है तो किसके कारण, शीतकाल में सुबह के समय ये पाया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि फिर से रिपीट हुआ है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है, तो वातावरण में सबसे अधिक सल्फर मिश्रित जो गैस होती है, जो कि कारण सबसे ज़्यादा मानी जाती है किसका, एसिड रेन, अम्ल वर्षा का मानी जाती है, और उसका नाम है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जो कृत्रिम वर्षा है उसका कारण क्या है, कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है, तो मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड कृत्रिम गैस के लिए मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कितना जबरदस्त सवाल है भैया। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्षों को लगाना होगा, तभी तो कहते हैं वृक्ष लगाओ स्वच्छ मौसम पाओ, स्वच्छ वातावरण पाओ। तो वृक्ष लगाना आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। पृथ्वी पर कम से कम कितने, या देश की बात करें तो कम से कम कितने वृक्ष होने चाहिए, तो 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर वृक्ष होने चाहिए। लेकिन बात करें तो भारत में अभी वृक्षों की जो स्थिति है वो लगभग 19.5% के करीब है, जो कि बहुत कम है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप लोग भी वृक्ष लगाइए, हम लोग भी वृक्ष लगाएं, तभी तो भारत महान होगा और स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण हमें प्राप्त होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी की फुल फॉर्म। प्रश्न रिपीट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे सीएनजी नहीं पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे एलपीजी पूछा है। तो पहला प्रश्न था सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। और बात करें एलपीजी की तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि फुल फॉर्म होती है एलपीजी। एलपीजी के अंदर मिथाइल मरकैप्टाइन होता है जो बदबू का कारण होता है। क्वेश्चन रिपीट है, बार बार पूछा जा रहा है और यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। प्रश्न आपका जबरदस्त है, आसान सवाल है। बायोडीजल तैयार किया जाता है तो ये तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। जेट्रोफा जो पौधे होते हैं इनसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। किससे, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, जेट्रोफा से। और जेट्रोफा में लगभग 25 से 30% जो होता है वो आपका तेल होता है। किसमें, जेट्रोफा का जो तेल होता है, जो जेट्रोफा के पौधे में पाया जाता है 25 से 30% होता है, जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब प्रश्न तो आपसे पूछ लेता है कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जेट्रोफा के पौधों से तैयार किया जाता है, पहला प्रश्न। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितना तैयार, मतलब कितना प्रतिशत भाग इसमें तेल का होता है, तो इसमें लगभग 25 से 30% जो भाग होता है वो आपका जेट्रोफा में तेल का होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। बहुत आंसर सवाल दे रहे हो, अच्छे। चलिए, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। देखिए सबसे पहला सवाल तो आपसे अगर आंसर ऑप्शन में पूछे तो हिमालय, तो हिमालय आपको आंसर लगा देना होगा। हिमालय जो कि भारत और नेपाल दोनों पर स्थित है, दोनों में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट का एक भाग है नेपाल। और हिमालय को क्या कहते हैं नेपाल में, हिमालय को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। और बात करें दोस्तों इसको चीन में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना गहराई से मैंने आपसे पूछ लिया। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट केटू। क्या है, माउंट केटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, मतलब जिससे ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलता, ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय सोर्स है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश का कौन सा ठंडा रेगिस्तान है,
हमारे देश का कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख का रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, जिसका नाम कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। NH7 जो है वो हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आप लोग एक बताइए क्वेश्चन, ढोला सादिया जो पुल है वो किस राजमार्ग पर स्थित है? ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है ढोला सादिया पुल, जिसे हम डुबरी सादिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राजमार्ग है वो कौन सा है? तो मनाली लेह राजमार्ग। जो मनाली लेह राजमार्ग है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे पहली ट्रेन कहाँ से और कब चली थी? तो भारत में अगर बात करें, सबसे पहली जो रेलवे ट्रेन चली थी वो 1853 में। कहाँ पर? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी। किसके समय पर? लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी, और मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो कि एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोरखपुर। अब इसकी बात करें कितना लंबा है, तो 1.03 किलोमीटर का ये लंबा है। कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म? जो कि गोरखपुर गोरखनाथ में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन भारत में जो मेट्रो रेल है उसको रेलवे में क्या शामिल किया गया है या नहीं? तो रेलवे के पहले 17 जोन थे। कितने जोन थे? 17 डिवीजन थे, लेकिन अब रेलवे के 18 डिवीजन हो गए हैं, जो कि कोलकाता मेट्रो रेलवे ट्रेन को शामिल कर लिया गया है। किसको? कोलकाता रेलवे मेट्रो ट्रेन को शामिल किया गया है। तो अब पूछ सकता है कि भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18 है। ये जो मेट्रो रेल है ये पानी के नीचे से चलने वाली मेट्रो रेल है, भारत की एकमात्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोंकण रेलवे कहाँ है? कोंकण रेलवे की बात करें तो ये रोहा से मंगलूर तक है। कहाँ तक? रोहा से मंगलूर तक। और मंगलूर कहाँ है? बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में। बंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यानी कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन अगर कंफ्यूज नहीं होना है, साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? तो साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया? वही प्रश्न, वही क्वेश्चन रिपीट होकर फिर आया। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरो गेज। अब नैरो का स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो NARROW। नैरो का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो तंग। तंग का मतलब हो गया सकरी। कैसी हो गई? सकरी। तो जो सकरी भी पूछ सकता है, यानी कि जो रेलवे लाइन की जो पटरियां बिछी होती हैं उनके बीच की अगर दूरी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो उसी को हम नैरो गेज कह सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? नैरो गेज प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मीनाम्बकम, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। मीनाम्बकम मिलेगा तो आपको साउथ में ही, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई के अंदर स्थित है मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, और इसके नाम से, मीनाम्बकम के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी इसके नाम से है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है?
नावा सेवा बंदरगाह, नावा सेवा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा, मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ पर? नावा सेवा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई के अंदर स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप में भारत के लिए समुद्री यात्रा की खोज की? तो ये तो सवाल छोटा सा है। वास्को डी गामा 1498, ये तो सभी को पता है, इसका कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, 2 और होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे अच्छा होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, 2 मुझे याद आ रहे हैं, 2 याद नहीं आ रहे। तो एंथ्रासाइट होता है जो कि कितना होता है, लगभग 96% इसमें शुद्ध कोयला पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? क्या बात, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 1945 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, जो कि अमेरिका ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में फेंके गए थे। नागासाकी और हिरोशिमा में पहले 6 अगस्त को, फिर फेंके गए थे 9 अगस्त को। कब फेंके गए थे? 9 अगस्त को। और इसी कारण शांति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो एक सवाल बनता है, आपसे पूछ सकता है कि भूकंप की जो तरंगें होती है उसमें सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? व्हाट अमेजिंग क्वेश्चन पूछ लिया, और पेपर में हड्डी तोड़ दोगे इस सवाल की। भूकंप की सबसे विनाशक तरंगें कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं जो एल तरंगें होती हैं। देखिए कई टाइप की तरंगें होती हैं, लेकिन उनमें से जो एल तरंग होती है भूकंप की सबसे ज्यादा विनाशकारी, खतरनाक मानी जाती है। तो भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग 2014 में देख भी चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन से हैं? प्रश्न रिपीट होगा, प्रश्न पूछेगा, यही प्रश्न बार बार आएंगे और प्रश्न पूछा जाएगा उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो प्रकृति एवं प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। देखिए एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानवीय आपदा, जो कि उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर 2 भाग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा जा सकता है, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो 1945 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में जो घटना हुई थी, जापान के अंदर हुई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? अब प्रश्न आपसे ये पूछ लिया, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये प्रश्न पूछा, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, जो आपदा प्रबंधन है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये सवाल आपसे पूछेगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के। किसके? गृह मंत्रालय के। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2004 में आया था। कब आया था साथियों? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 में आया था, 2004। 4 आपके हो चुके हैं पार्ट, अब हम 5वां पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्या करें, वीडियो को बंद मन ही नहीं कर रहा, लगता है तुमको पढ़ाते ही रहें और चलते रहें पार्ट 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। देखिए आपने पक्षियों के बारे में सुना होगा, जैसे ज़्यादातर जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी जो आँखें होती हैं, मतलब वो बहुदिशीय दिशाओं में देख सकते हैं। एक पक्षी अगर इधर भी देख रहा है, एक आंख से इधर भी देख सकता है, दूसरी आंख से दूसरी साइड में देख सकता है, तो आंखों का इसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ये बड़ा सबसे जबरदस्त है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसी वजह से उनको क्या करना पड़ता है? आँखों को जो आपका गर्दन है घुमा कर ही देखना पड़ता है। जैसे हम नहीं देख लेते, अपनी पुतली को घुमाया साइड में देख लेते हैं, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उनकी जो पुतली होती है आँख की, वो घूम नहीं सकती है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ये प्रश्न आपका इस बार के सीटेट की परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ, इतना ज्यादा रिपीट हुआ कह नहीं सकते। अगर 20 शिफ्ट में पेपर आया है तो 10 शिफ्ट में ये प्रश्न उनका महत्वपूर्ण सवालों में से एक प्रश्न रहा है, फेवरेट क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ते यानी कि समूह के रूप में रहती हैं। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, देखिए बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो मानव की हमारी तुलना में, तो मतलब ये मान लीजिए 2 गुने 3 गुने 4 गुने, कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं 6 गुना तक हमसे दूरी तक देख सकते हैं। तो इनमें से जो मेन नाम आता है वो चीलबाज गिद्ध का आता है, जो 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वो कौन से हैं, चीलबाज और गिद्ध। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। अब देखिए, ये मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए 2 चीज आवश्यक हैं, उनमें से एक है लौह और दूसरी है आयोडीन, यानी कि आयरन और आयोडीन। अब अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है, घेंगा की बीमारी हो सकती है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और दूसरा है लौह। तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा लौह और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा में पानी में कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है। अच्छा सवाल पूछा है। पकाने से पहले जब हम चावल को धो लेते हैं तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है। तो सतही प्रोटीन, जो सतह पर प्रोटीन पाई जाती है वो उसमें नष्ट हो जाती है। तो इस वजह से धोना भी चाहिए, नहीं धोना भी चाहिए, अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। देखिए, अब देखा होगा आपने कि जो कोई भी खेत है उसमें आप डाई लगा रहे हो, यूरिया लगा रहे हो, डीएपी लगा रहे हो, लगाते ही जा रहे हो, दवाई लगा रहे हो जितनी बनती है, कुछ समय बाद उसमें क्या है, फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो उसका कारण हो जाता है, यानी कि बंजर हो जाती है, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है वैरन, वैरन हो जाती है। ठीक ठीक, तो आप ज़्यादा लगाओगे उसमें तो क्या है, मृदा पर प्रभाव पड़ने लगेगा। तो जितना अधिक रासायनों का उपयोग करोगे उतनी ज़्यादा वो बंजर होती जाएगी। तो इसके लिए आप जो जैविक खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण साधनों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक होती है, क्योंकि अब देखिए जो पाचन क्रिया है वो आमाशय के अंदर अधिक होती है बाहर की क्रिया में। तो इसका सही कारण क्या है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो हमारा भोजन है वो पचता है, भोजन पचता है तो उसमें क्या क्या सहायक होता है। देखिए, हमारी जो लार होती है, किसे, लार, तो लार कितनी बनती है शरीर में, एक दिन में कितनी लार बनती है, लगभग 1.5 लीटर लार बनती है। कितनी, लगभग 1.5 लीटर लार बनती है हमारे मुंह के अंदर ही। ठीक, पहला प्रश्न तो ये। तो लार, उसमें होता है टॉयलिन, क्या होता है, टॉयलिन, लार के अंदर पाया जाता है टॉयलिन। और हमारे जो ग्रंथि होती है, आमाशय ग्रंथि होती है, इसमें उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लार है, यही क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में बिल्कुल, मतलब भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो आमाशय के अंदर भोजन का इतनी जल्दी पच जाना यही एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जो भारोत्तोलक हैं, मतलब जो उठाते हैं, भारोत्तोलक होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनको क्या है, ज़्यादा मांसपेशियां बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जिसमें क्या हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो। अब आप बोलोगे कि सर कार्बोहाइड्रेट या वसा क्यों नहीं है। अगर फैट की बात करोगे तो फिर वो मोटापा बढ़ाएगा, इस वजह से उसको सबसे ज़्यादा जरूरत है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक तरीके के एंजाइम्स के रूप में होते हैं प्रोटीन्स, एक तरीके के क्या होंगे, इंसुलिन के रूप में भी आपका प्रोटीन्स काम कर जाते हैं। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है, इंसुलिन और प्रोटीन से, इंसुलिन एंजाइम क्या एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। प्रश्न है आपके, एक किसान दोनों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है।
एक किसान दोनों धानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, तो इसमें भूसा और जो दाने होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक, जिस प्रकार यह अलग किया जाता है वह क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम निष्पावन। क्या कहते हैं, निष्पावन। क्या कहते हैं साथियों, निष्पावन कहते हैं। भूसे और दानों को अलग करना क्या कहलाएगा, आपका निष्पावन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है, तो वसा उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, इसका कारण क्या है, इसका कारण है उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो दूध में मेन जो रोगाणु जो आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण है। देखिए अब ये सवाल पूछा है तो विटामिन की हड्डियों को तोड़ना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बनता ही है। चलिए तो विटामिन की हड्डियों को तोड़ ही देते हैं, क्या हम इंतजार करें विटामिन का। सबसे पहले तो बात करते हैं विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द की खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने। कब की थी, 1911 में की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर है, तो विटामिन शब्द की खोज वैज्ञानिक फंक कब की थी, 1911, और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तीन चीज ये हो गई। अब बात करते हैं विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन के की। ठीक, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। और विटामिन B12 जो महत्वपूर्ण है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी जिसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन के फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और विटामिन टी साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, किसको किस नाम से जानते हैं, यानी कि इनका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। क्लियर है। अब इनसे होने वाली बीमारियों, विटामिन ए, बी, सी, डी और के, इनको थोड़ा सा समझ लिए। विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। अब रतौंधी बीमारी होती है तो जिसका एक दूसरा नाम और होता है जिसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, ये जो दोनों बीमारी हैं ये आंख से संबंधित बीमारी हैं। किससे, आंख से संबंधित। आंख से संबंधित दो बीमारियां और होती हैं, एक होती है ग्लूकोमा और एक होती है ट्रैकोमा। तो आपसे पूछ सकता है ग्लूकोमा ट्रैकोमा किससे होती हैं, तो ये भी क्या होती हैं, एक तरीके के आंख से संबंधित बीमारी हैं। रतौंधी जीरोप्थैल्मिया आंख से संबंधित बीमारी है, किसके कारण होती हैं, विटामिन ए की कमी के कारण। क्लियर है। तो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया तो मेन विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन बी की बात करें तो ये बेरी बीमारी होती है इसके कारण। विटामिन सी की बात करें तो इसके कारण स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन डी की बात करें तो इसके कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। जैसे गला का सूख जाना, गला कभी कभी सूख जाता है तो उसमें रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी के कारण होती है। ठीक, विटामिन डी कहाँ मिल सकती है, सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो आपको कभी कभी लेना भी चाहिए। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम था फ्लोक्विनोन। और खून का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना ये विटामिन के कारण ही होता है। और ये तो आपसे पूछा ही जा सकता है। एक बचा विटामिन B12 जिसको हम रासायनिक नाम था साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो कोबाल्ट की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, कोबाल्ट की। अब तो मैंने आप लोग समझ ही गए होंगे, हड्डियां तोड़ दी हैं, कहीं से भी आ जाए आएगा तो इन्हीं में से। तो आपका जो सवाल था विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब हड्डी वगैरह जो मुलायम हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, हड्डी तोड़ दी है उसी में से फंस गया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न समुद्र स्रोत है, अन्न समुद्र, समुद्र नहीं होता, समुद्र स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको एक प्रश्न और पूछ सकता है, एक प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कैप्सूल वगैरह देखा है आपने,
अरे ऐसा ही नहीं हो सकता कैप्सूल ना देखा हो, कैप्सूल तो देखा होगा। अरे कैप्सूल जो आपका गोली का टैबलेट का कार्य करता है एक तरीके से। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर होती है ना, वो तो आपकी जो दवाई होती है, ठीक, जो आपकी मेडिसिन होती है वो आपकी कैप्सूल के अंदर होती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सिलेंडर टाइप का जो बना होता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है स्टार्च का। और अन्य समुद्र स्रोत किसका होता है? ये भी स्टार्च का होता है। तो दो सवाल आपके पक्के हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरक्तता किसकी कमी से होती है? अरक्तता, अरक्तता अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, आयरन की कमी, आयरन की कमी के कारण कौन सी हो जाती है? अरक्तता, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। आयरन के, अच्छा एक और थी उसमें, आयोडीन ऑप्शन में ही था, तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंगा नामक बीमारी। कौन सी बीमारी? घेंगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, सही जवाब लगाइए, उत्तर पाइए। भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। कैसा है? अनिवार्य। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही जवाब है दाल। दाल के अंदर आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन के जल आदि सभी समुचित अनुपात में होते हैं। जो संतुलित भोजन है, हम संतुलित भोजन के रूप में किसको लेते हैं? दाल जो होती हैं उनमें सब कुछ एक संतुलित अनुपात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दांत और हड्डी, इनके विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? तो देखिए हड्डियों के लिए अगर सहायक की बात की जाए तो एक तो कैल्शियम हो जाती है और दूसरी हो जाती है आपकी फास्फोरस। क्या हो जाती है? फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है। अब देखिए बहुत से जो जैसे जिनको बीमारी होती है, जैसे हार्ट की जो बीमारी होती है, तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए? जैसे हार्ट अटैक किसी को आने की संभावना होती है, मतलब किसी किसी को हल्का पतला आ भी जाता है कभी कभार। तो जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हृदय की धड़कन संबंधी जो बीमारी होती है, उसमें डॉक्टर जो सलाह देता है वो देता है सेब की। क्या भाई साहब? सेब खाइए। अब सेब में क्या पाया जाता है? सेब में पाई जाती है सोडियम। क्या? एक तो होता है सोडियम और एक होती है पोटेशियम। क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के दोनों, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के दोनों हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है। तो हृदय की धड़कन के नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। दूसरा क्या होता है? सोडियम। इसको इसको प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए हमको? तो हम सेब का यूज, एप्पल का यूज यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर आपके आयरन की कमी है। किसकी कमी है? आयरन की कमी है। निदान और उपचार, निदान पहले किया जाता है, उपचार बाद में किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निदान पहले किया जाता है या उपचार पहले किया जाता है, तो निदान पहले किया जाता है, उपचार बाद में किया जाता है। तो डॉक्टर, निदान का मतलब होता है उस बीमारी का पता लगाना। डॉक्टर को पता लग गया कि हीमोग्लोबिन की कमी है ब्लड के अंदर। अब हीमोग्लोबिन की कमी है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया आपके ब्लड के अंदर आयरन की कमी है। अब आयरन की कमी के लिए सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम पाया जाता है, जो आयरन पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पालक जो होता है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है? खाने की चीजों में, आंवले में। उसके बाद आता है पालक और उसके बाद आता है गुड़। तो आयरन की कभी भी कमी नहीं होगी अगर आप आयरन, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और गुड़ का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी नहीं होगी। ये पक्की बात है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका सेवन करते रहना चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है
जेपी वॉटसन है शायद, तो उनके द्वारा कहा भी गया है कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, जेपी वॉटसन नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हैं अरस्तु, जो जीव विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। तो अरस्तु साहब ने ये कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो उसमें ही स्वस्थ शिक्षा निवास करती है, और स्वस्थ शिक्षा होगी तभी आपका जीवन स्वस्थ होगा। तो स्वस्थता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में देखिए, हम यहाँ पर पारतंत्र का मतलब होता है एक तरीके का सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र को बोल देते हैं इकोसिस्टम। तो जैसे अभी मैं पृथ्वी पर यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ कमरा है, रूम है, और बाहर भी जाऊँगा तो मतलब ऐसा खुला आसमान है, तो ये होगा आपका इकोसिस्टम, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो कि वायुमंडल का एक घटक माना है, वायुमंडल के अंदर आने वाली घटक माना जा सकता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है। ठीक, अब बात करें अंतरिक्ष के अंदर, भाई वहां पर भी तो एक तंत्र होना चाहिए, तो वहां पर एक तंत्र बनता है पारेतंत्र। अब ये जो पारेतंत्र होता है वो कैसा होता है? ये तो आपका पता है, ये कृत्रिम परतंत्र होता है, मानव द्वारा बनाया गया तंत्र होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट्रोन की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत फाइट्रोन, मैंने समझा फोटोन, फोटोन तो कुछ अलग ही चीज़ होती है, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसकी एनर्जी h μ0 हो उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जब पड़ता है सतही प्लेट पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ाया भी जाता है। चलिए उसको बात को छोड़ते हैं। तो फोटोन एक पद्धति है जिसके अंदर नियंत्रित जल वायविक दशाओं में पौधे का विकास किया जाता है। नियंत्रित जल वायविक दशाओं में पौधे का विकास किया जाता है, ये एक फोटोन की पद्धति है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर प्राकृतिक तंत्र की व्याख्या की जाती है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, दो जीव हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? सबसे अच्छे मित्र हैं, और साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ साथ। इनमें से एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जैसे आप समझ सकते हो हस्बैंड वाइफ को, तो एक तो क्या करेगा? आपके लिए जल लेकर आएगा, आवास प्रदान करेगा, पोषक तत्व जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपकी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या करता है? उसको बनाएगा, फिर उसको खिलाएगा, मतलब प्रदान करेगा। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? जीवों का इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं? सहजीवन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? सहजीवन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब आपने देखा होगा दीमक लकड़ी पर भी हो जाती है भैया, एक ही बार में घर की किवाड़ पर देखिएगा, जंगले पर देखिएगा, ये आपकी दीमक लग जाती है। मक्खी, केंचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो उसको पालने को बोलते हैं टेरेरियम। क्या कहते हैं? टेरेरियम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिक हृदय कहलाता है पारतंत्र का। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र, जो ऊर्जा प्रवाह है और खनिज चक्र है, ये पारतंत्र का एक गतिक, काइंस्थेटिक बोलते हैं। काइंस्थेटिक ये वर्ड वाला काफी अच्छा है। काइंस्थेटिक जो कहा जाता है, काइंस्थेटिक हार्ट कहा जाता है पारतंत्र का, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक तालाब में पारतंत्र बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं, तो इनको आप किस में लोगे? तालाब के अंदर देखिए, उपभोक्ता, उत्पादक, सबसे पहली जो घटना होती है, देखिए सूर्य होता है स्रोत, सूर्य क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। अब ऊर्जा का स्रोत आएगा, ऊर्जा का स्रोत आएगा तो सबसे पहले कौन? प्राथमिक उपभोक्ता उसको ग्रहण करेंगे। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता उसको ग्रहण करेंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता तालाब के अंदर कौन हो सकते हैं? पहला प्रश्न। तो तालाब के अंदर जो कवक और शैवाल हैं, क्या हैं? कवक और शैवाल हैं, कवक और शैवाल हैं, ये इसका उपयोग सबसे पहले करेंगे। अब इन्होंने तो खा लिया इसको, तो ये हो गए, या प्राथमिक स्तर पर जो भी खाएगा, तो ये तो हो गए इनको खाने वाले। अब जब ये कवक और शैवाल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका?
इनको खाएगा कौन? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता खा लेंगे, यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन हो जाएंगे आपके? मछली है, कछुआ है, मेंढक है, या आप यहाँ जलीय पौधे भी बोल सकते हो, जलीय पौधे इनको खा लेते हैं, कछुए, मेंढक, मछली, ये सभी लोग इनको खा लेते हैं, तो इनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन अंतिम स्थिति कौन सी? ये तो आपका आंसर हो गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, क्लियर। अब अंतिम श्रेणी क्या होती है? अंतिम श्रेणी होती है इसकी अपघटक। क्या होती है? अपघटक, यानी कि यहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है और अपघटन हो जाता है, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं। जीवाणु हुआ, एक्टिनोमाइसिस हुआ, कवक हुआ, ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कवक और शैवाल, तो उसी में आ गया ना, प्राथमिक उपभोक्ता में तो बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जबकि आपकी परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना होगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटक तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चौथे नंबर पर आपका अपघटक पोषण स्तर का चौथा स्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है। पारतंत्र में जैविक और अजैविक, देखिए आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो। अजैविक का मतलब एक तरीके से आप मान लो निर्जीव। क्या मान लो? निर्जीव। और जैविक का मतलब आप मान लो सजीव। जैसे मनुष्य हो गया, और पेड़ पौधे हो गए जो सांस लेते हैं, एक तरीके से मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जैविक घटक में। किस में आ जाएंगे? जैविक घटक में। अब आप बोलोगे सर अजैविक घटक में क्या आएगा? तो अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? निर्जीव चीजें, जैसे पानी हो गया, वायु हो गई, स्थल हो गया, वायुमंडल को भी ले सकते हैं। ठीक, वायुमंडल इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये अजैविक घटक में आ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने की जो घटना की योजना के मध्य की कड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ने की कड़ी जो होती है, उसी को क्या बोल देते हैं हम? जैव संरचना बोल देते हैं, बायो स्ट्रक्चरल बोल देते हैं, बायो स्ट्रक्चरल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि किस सबसे उपयुक्त किसमें है? दोमट मिट्टी में। किसमें उपयुक्त है? दोमट मिट्टी में। पादप वृद्धि सबसे ज्यादा उपयुक्त किसमें है? दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार का जल का अवशोषित करते हैं? पौधे किस पादप वृद्धि, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, दोमट मिट्टी में पादप वृद्धि सबसे अधिक उपयुक्त है। पादप वृद्धि सबसे अधिक उपयुक्त किसमें है? दोमट मिट्टी में। किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं पौधे? तो कोशिका जल, ये तो मैंने आपको बताया ही था, किस तत्व के कारण उनमें जल जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर खतरे की स्थिति उनके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर कैसे होते हैं? तो ये होते हैं मासल। कैसे होते हैं? मासल होते हैं मरुस्थल पादप अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रामीण होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, पेपर में बार बार टकराने वाला सवाल। पारतंत्र में ऊर्जा का जो प्रामीण होता है वो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? पारतंत्र में ऊर्जा का प्रामीण सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक तालाब में पारतंत्र में जीव भाग का प्रामीण होता है। एक तालाब में पारतंत्र का जीव भाग प्रामीण होता है, तो ये उल्टा होता है। घास स्थलीय व वन पारतंत्र का जीवन भार का प्रामीण होता है, ये सदैव उल्टा होता है। कैसा होता है? सदैव उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य जाल ऊर्जा प्रवाह होता है। वही जो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी मैंने आपको कराया था, लिंडेमान का नियम। किसका नियम? लिंडेमान का नियम। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है 10% ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है, जबकि 90% जो ऊर्जा है वो एक तरीके से वेस्ट में जाती है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका सूर्य माना जाता है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में
जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है ऊर्जा का ह्रास, एक होता है ऊर्जा का उपयोग, तो ऊर्जा 10% भाग उपयोग होता है, जबकि ऊर्जा का जो लॉस होता है वो 90%, ऊर्जा का ह्रास 10% होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना स्तुत की, तो इसका सही जवाब है दोस्तों चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना की प्रस्तुत की। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की थी, तो चार्ल्स एल्टन ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स एल्टन ने। अब आ गया आपका पार्ट नंबर 6, और अब मैं अभी तक आपको करा चुका हूं 5 पार्ट, ठीक 4 पार्ट करा दिए गए, माफ कीजिएगा। एक पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन थे, 4 पार्ट में 4 चौके 16, यानी कि 160 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 160 सवाल मैं आपको करा चुका हूं, और इस वीडियो में ही सिर्फ आपको 160 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो अभी 2 घंटे का भी नहीं हुआ, ठीक 1 घंटे 50 मिनट का वीडियो हुआ है। 160 सवाल करा दिया, यानी कि आपसे ना कोई बातचीत की, ना कोई आपका टाइम वेस्ट किया, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, जो 160 क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैंने लगभग हर सवाल से रिलेटेड 3-4 बातें बताई हैं। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर गुणा भी करोगे 3 का, यानी कि 150 भी मान लोगे, और 3 का गुणा करोगे तो साथियों कितना बन जाएगा, 0 5 15, 450 प्लस क्वेश्चन का मैंने वादा किया था एक वीडियो में बताने का, तो 450 क्वेश्चन इसमें बता दिए। फर्स्ट वीडियो इसकी आ चुकी है, जो कि आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। उसमें 40 क्वेश्चंस बताए थे। लगभग 200 क्वेश्चन मैं सिर्फ 2 वीडियो से करा चुका हूं, और लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस आपको अभी तक मैंने कराए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। इन 500 क्वेश्चन में से आपका नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन जो फंसने वाला है वो नहीं बचेगा। अगर आप इसको कंप्लीट तौर पर कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, बार बार रिपीट करके करेंगे, वीडियो को 4-5 बार देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इतना रिपीटेशंस किया है, इतना रिपीटेशंस किया है क्वेश्चंस का भी, और इतना रिपीटेशंस किया है क्वेश्चंस को बताने के तरीके का, कि हर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आता उससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई हैं, जिससे आपको सभी के सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में न छूटे। अब की बार फतह करके आ पाएं, और अब की बार सिलेक्शन की राह को सुनिश्चित करें। अपने घर में जलने वाले इस दिए को, रोशनी को, एक सिलेक्शन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपके घर में ऊर्जा की रोशनी को प्रवाहित कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं। अभी तो सिर्फ 38 पेज हुए हैं, पेज मेरे पास 90 हैं। सोचिए कितना धमाकेदार पढ़ाने वाले हैं, कितना आपको समझाने वाले हैं। पर्यावरण की आप टेंशन ना लीजिए, लगभग 1000 प्लस प्रश्न आपको करा देंगे, चुटकियों में करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गए ये 1000 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो रोजाना आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू टू ऑल, टेक केयर।